इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धारा वैद्युत। इस चैप्टर में आज का हमारा जो भाग है चौथा भाग है और इस चौथे भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या कहा जा रहा है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरों के बीच बैटरी जुड़ी हो तो वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी प्रतिरोध हो, जैसे हम प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक। इस प्रतिरोध को, इस सिरे को हम लोग कहते हैं पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है, ठीक। तो यही आपके सामने तीन प्रतिरोध लगाए गए हैं। इसमें देखेंगे तीन प्रतिरोध करके ऐसे हैं, ये हमारे जो आपके कितने प्रतिरोध हो गए, तीन प्रतिरोध हो गए। इसका नाम R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। इस प्रतिरोध के दूसरा सिरा, यह कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है, यह दूसरा सिरा है, ठीक है, यानी सेकंड। अब इस दूसरे प्रतिरोध के सिरे से इस प्रतिरोध का पहला सिरा देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है, देख रहे हैं, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर उसको उठा के यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यह कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ा गया है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरा या दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। और अब यहाँ पे चाहे तीन प्रतिरोध आप ले लीजिए, चार प्रतिरोध ले लीजिए, पांच प्रतिरोध ले लीजिए, यह क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उस संयोजन में, कि उस परिपथ में कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं। दो प्रतिरोध भी हो सकता है, एक प्रतिरोध भी हो सकता है। तो इसमें हमने तीन प्रतिरोधों को लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि आप ये जान चुके हैं कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा, यह दूसरा सिरा है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा और तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा और पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा, इसको लाकर हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यह चीज तो क्लियर हो गई। और इस संयोजन में जो आपकी धारा होता है उस धारा का मान क्या होता है, नियत होता है, यानी सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तार यानी देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही श्रेणी में जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही चालक तार लग रहा है, उसी में सब तीनों जुड़े हुए हैं ना, तो धारा एक ही में जाएगी, जिसमें इतना यहाँ पे प्रतिरोध R1 पर धारा रहेगी, उतने R2 पर धारा रहेगी, उतने R3 पर। लेकिन हाँ, जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका जो विभवांतर होता है वह अलग अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो विभवांतर है, अब R1 प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई बिजली का बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, यही सब प्रतिरोध आपके हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे समझ मानिए कोई प्रतिरोध R1 है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो प्रतिरोध R1 आप लगाए, यहाँ पे विद्युत बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुछ भी, तो इसका जो विभवांतर होगा वो अलग होगा। R2 जो होगा उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, तो उसमें भी विभवांतर यानी जो विभवांतर होगा उसका भी मान अलग होगा। R3 उसका विभवांतर भी क्या होगा, अलग होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहती है लेकिन जो उसका विभवांतर होता है सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, जो इसकी परिभाषा के रूप में आपको बताया गया है कि होता क्या है कि प्रतिरोधों का ऐसा है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, प्रत्येक प्रतिरोध का यह जो दूसरा सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और प्रतिरोध के पहले और अंतिम सिरे को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं
और इसके बीच एक बैटरी लगी होती है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब बात आती है कि इसके हम किस प्रकार से इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए कुछ आपको मानना पड़ेगा। मान लेंगे कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में, ठीक है। और फिर जबकि संयोजन के सिरों पर विभवांतर V लगा है, दोनों सिरों पर, यानी इधर से और इधर दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ? विभवांतर V लगा हुआ है, ठीक है। अब विभवांतर V लगा है। अब फिर उसके बाद अब तीनों प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, और हमने इस चीज को बता ही दिया है कि तीनों प्रतिरोधों में धारा क्या है? समान है। जबकि उन प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर है, हमने बताया कि विभवांतर जो होता है कि क्या होता है? सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग होता है। तो R1 प्रतिरोध पर विभवांतर V1, R2 पर V2, R3 पर V3 विभवांतर रहता है, ठीक है। अब यह चीज तो आप जान गए हैं, लेकिन जब इन सब पे विभवांतर अलग अलग होता है तो विभवांतर कितना होता है? अब हम देखेंगे कि वही प्रतिरोधों के सिरों पर कितना विभवांतर है, कि R1 पर कितना विभवांतर है, V2 पर कितना विभवांतर, V3 पर कितना विभवांतर है। तो विभवांतर बराबर आप लोग जानते हैं कि ओम के नियम से आप लोग निकाल ही चुके हैं कि V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ पर विभवांतर अलग अलग हैं, लेकिन धाराएं तो समान है। तो वही करेंगे विभवांतर V1 बराबर, क्योंकि विभवांतर में V1 देखेंगे इस पे कितने विभवांतर लग रहा है प्रतिरोध R1 पर, तो उसमें प्रतिरोध R1 पर निकालने के लिए विभवांतर क्या होगा? I इंटू R। I तो समान सब में है, तो I ही I रहेगा, लेकिन प्रतिरोध कितना है? R1। और उसी प्रकार से प्रतिरोध R2 पे देखेंगे विभवांतर कितना है, तो V2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R2 कितना विभवांतर है? V2। तो V2 बराबर भी क्या आ जाएगा? IR2 हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रतिरोध पर देखेंगे कितना विभवांतर है, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। हमने जो विभवांतर निकाला है वो तीन, यानी V1, V2 और V3। अब हम क्या करेंगे? इन देखेंगे या तो अलग अलग विभवांतर है ना, ये जो तीनों विभवांतर होगा इस विभवांतर V के क्या होगा? बराबर, क्योंकि यही विभवांतर जाके तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग बटा है ना। तो हम कहेंगे संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर V, यह जो विभवांतर यहाँ से V दिया जा रहा है यही विभवांतर जाके बटा है ना V1, V2 और V3। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस V के बराबर आना चाहिए। तो V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे I सब में, तो हमने यहाँ से I कॉमन निकाले, तो क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर आपका आया I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब कहा जा रहा है यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी ये जो आपका तुल्य प्रतिरोध मतलब ये जो तीन प्रतिरोध लगा है, इन तीनों प्रतिरोधों के बदले में मान लीजिए एक प्रतिरोध रख लीजिए, या इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? R आता है। इन तीनों का जो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना हो? अगर मान लीजिए वो R होगा तब उसमें कितना विभवांतर लगेगा उस पर? तो V बराबर I इंटू R ही लगेगा ना। अगर इन तीनों के बदले में अगर हम हमारा प्रतिरोध क्या हो जाए? सिर्फ R रहे और उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I है, तो विभवांतर कितना जाएगा? V बराबर I इंटू R होगा। यह आपका क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। यह भी V का मान है, यह भी V का मान है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं जब दोनों V का मान है तब इस V की जगह पर IR रख सकते हैं, यानी कह सकते हैं यह दोनों मान भी आपस में बराबर होंगे। तो IR बराबर, देखिए ये दोनों मान V के हैं, तो IR बराबर आपका क्या हो जाएगा? I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट जाएगा तो R बराबर क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो यह आया जो आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कि आज का जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर आएगा वह R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो लास्ट में कहा जाता है कि अतः प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो यह था आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। आइए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा, ठीक उसी प्रकार से है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, इसमें अब हम लोग प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, यहाँ पे तीन प्रतिरोध देखिए आपके सामने लिया गया है। प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, तीनों प्रतिरोध देख रहे हैं।
इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे, जो इसका पहला सिरा, यह वाला क्या होता है पहला सिरा, और यह दोनों क्या होते हैं सब दूसरा सिरा होता है। इन पहले सिरे को हमने देखिए एक साथ एक बिंदु से जोड़ दिया है। आप यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु क्या है बी है, तो हमने इसको एक बिंदु से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया। तो इस प्रकार के संयोजन जो होते हैं उनको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए क्या है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, जिसमें सभी प्रतिरोध, यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लिया है, इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे यानी इनका जो पहला सिरा को एक बिंदु पर हमने बिंदु ए पर जोड़ दिया। यानी ऐसे प्रतिरोधों को जिसका तीनों सिरा, 4 सिरा, 5 सिरा, जितने प्रतिरोध होंगे उतने सिरे हम कह सकते हैं, यानी उनके पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ। वही कहा गया है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, तथा इन दोनों सिरों के बीच बैटरी जुड़ी हो। अब इन दोनों सिरों के बीच हमने किसको जोड़ रखा है, बैटरी को जोड़ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। और आपने जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था तो उसमें धारा समान थी, विभवांतर बट रहा था, लेकिन जब हम समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं तो इसमें देखिए 3 तार निकल गए हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। तो इसमें धाराएं क्या होती हैं, बट जाती हैं, लेकिन विभवांतर सब में क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो यही कहा गया। फिर इसको हम इसका फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो देखिए 3 प्रतिरोध है यहाँ पर, R1, R2 और R3। इन तीनों सिरों को हमने बिंदु ए के साथ जोड़ दिया है और इनके दूसरे सिरे को बिंदु बी के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों सिरों बीच हमने एक विभवांतर यानी बैटरी लगा दिया जो विभवांतर व्युत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ से धारा आई जाती है तो बिंदु ए सिरे पे जाने बाद यहाँ से 3 तार निकल जाते हैं, एक ऊपर जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इन तीनों प्रतिरोधों में धाराएं बढ़ जाएंगी। तो पहले प्रतिरोध में धारा I1 जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2, तीसरे प्रतिरोध में धारा I3। यहाँ से होते हुए जाएंगी, फिर बिंदु बी पर आएंगे, फिर बिंदु बी पर तीनों धाराएं जुड़कर वह बिंदु क्या हो जाएगी, I। जैसे धारा I यहाँ से गई और फिर धारा I क्या होगी, रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धाराएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन इनके जो प्रतिरोधों, जो तीनों प्रतिरोध हैं, इनमें जो विभवांतर होता है वह क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परस्पर किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। जब संयोजन के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं, अब यह जो संयोजन के जो सिरे हैं, यहाँ सिरा ए और बी पर विभवांतर क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तब प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं, तब प्रतिरोध में क्या होने लगती हैं, धारा प्रवाहित होने लगती हैं। और वह धाराएं क्या होती हैं, R1 प्रतिरोध में I1, R2 प्रतिरोध में I2, I3 प्रतिरोध में I3। यानी यह जो प्रतिरोध तीनों R1, R2, R3 है, इन तीनों प्रतिरोधों में 3 धाराएं बहने लगती हैं, I1, I2 और I3, तथा इनके सिरों पर जो विभवांतर है, जो इनके सिरों पर क्या लगने वाला विभवांतर, यानी यह जो विभवांतर है यहाँ पर वो भी क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है। तब अब यहाँ पे धाराएं बढ़ रही हैं तो हम देखेंगे कि I1 प्रतिरोध में कितनी धाराएं जा रही हैं। तो वही कहा गया कि प्रतिरोधों में प्रवाहित वैद्युत धाराएं कितनी हो सकती हैं। तो हम निकालेंगे कि I1 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। तो धारा I1 का मान निकालने के लिए वही हम फार्मूला लगाएंगे ओम का, कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। हमको I चाहिए इसलिए हम R को पक्षांतर कर देंगे, तो I बराबर आपका हो जाएगा V अपान R हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वही काम करेंगे यहाँ पर कि I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपान R। अब V तो समान है, यहाँ पर भी V रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी V रहेगा, V तो सब में समान है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोध वह अलग अलग है ना। तो प्रतिरोध धारा I1 के लिए प्रतिरोध का मान जो होगा वह कितना होगा, R1। धारा I2 के लिए विभवांतर तो समान रहेगा दूसरे प्रतिरोध में भी, लेकिन उसका प्रतिरोध का मान कितना है, R2। अब तीसरा प्रतिरोध I3 बराबर V अपान R3 हो गया, ठीक है। तो यह हमने तीनों प्रतिरोध का मान निकाल लिया कि पहले में कितनी धारा बह रही है, V अपान R1, दूसरे में V अपान R2 और तीसरे प्रतिरोध में V अपान R3, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि अब तीनों धाराएं तुमको निकल गई। अब हम देखेंगे तीनों धाराओं का योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ से धारा जो आई जा रही है यही धारा तो तीनों में बढ़ रही है ना। जो इन तीनों धाराओं का योग होगा वह इस आई के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही कहा गया कि संयोजन में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो I1 का मान क्या है, V/R1, I2 का मान क्या है, V/R2 और I3 का मान क्या है, V/R3 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि V दो सब में जगह कॉमन है, हमने V को कॉमन निकाले तो क्या बच गया, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये I बराबर आपको मिला कि V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इन तीनों प्रतिरोधों के बदले मान लीजिए कोई एक प्रतिरोध हो, या यह कह सकते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना है, R। यही कहा गया कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर कितना आता है, R आता है, तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी होगी, विभवांतर तो V है, प्रतिरोध R है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही I के मान है, यह भी I के मान है, यह भी I का मान है। जब दोनों इसका यानी बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। या तो आप यह कह सकते हैं कि I की जगह पर V/R रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से V/R बराबर क्या हो गया, V यहाँ पर है ना, V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V क्या हो गया, कट गया तो क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो यह फार्मूला आया है यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का है, ठीक है। तो इसको हम अपने शब्दों में किस प्रकार से कह सकते हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जो ये प्रतिरोध हैं इनके समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो इसका तुल्य प्रतिरोध R है, इसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाता है, यानी 1/R हो जाएगा। संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोध, अब संयोजन में जो जुड़े सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोध हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम के योग क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब क्या है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका व्युत्क्रम और संयोजन में जुड़े जो तुल्य प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमों का योग इसके तुल्य प्रतिरोध के योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यह था आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका क्या है।